हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम नाहिद है। वेलकम टू माय सोशल साइंस वीडियो सीरीज़ ऑन यूट्यूब। अब तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ हिस्ट्री का एक चैप्टर। उसका फुल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जो चैप्टर चल रहा है वो जियोग्राफी का पहला चैप्टर चल रहा है। इसमें मैं अब तक 2 वीडियो बना चुका हूँ। ये जो होने वाला है ये आपका तीसरा वीडियो है। इसके बाद और एक वीडियो आएगा और मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर दूँगा। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस और उसके यूज़ पढ़ेंगे। उसमें डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेस आएंगे, वो सारा चीज़ों को हम आज पढ़ेंगे। और लास्ट में जो वीडियो आएगा, फोर्थ वीडियो जो आएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन के मेथड्स क्या होने वाले हैं, और इससे हम लोग इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन एंड यूज़ ऑफ रिसोर्सेस। तो ये डायरेक्टली आपके बुक का ही फ़ोटोग्राफ मैंने यहाँ पे लिया है, मतलब कि वही पीडीएफ बना के यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत तरीके के रिसोर्सेज के बारे में बात किया गया है। एंड हमारे इर्द गिर्द इन्यूमरेबल रिसोर्सेज पाए जाते हैं अर्थ में, और उनका क्लासिफिकेशन भी बहुत डिफरेंट तरीके से किया गया है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो उसके ओरिजिन के बेसिस पर होता है। ओरिजिन के बेसिस पर जब हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई करते हैं तो नेचुरल रिसोर्स आता है, मैन मेड आता है, ह्यूमन आता है। उसके बाद रिसोर्सेज फर्दर और भी क्लासीफाई हुए हैं बेस्ड ऑन उसके अलग अलग स्ट्रक्चर, अवेलेबिलिटी, ओनरशिप, ड्यूरेबिलिटी। तो ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं, बायोटिक है, रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है। इस पूरे चीज़ को आप ये चार्ट देख के समझ सकते हो कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिसोर्सेज को कितने प्रकार में जो है डिवाइड किया गया है। नाउ रिमेंबर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्ज़ाम, क्योंकि ओरिजिन के बेसिस पर जो इसका जो डिस्टिंक्शन है दैट माइट ओकर इन द एग्ज़ाम, स्ट्रक्चर के बेसिस पर, देन अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर, एंड लास्टली ओनरशिप के बेसिस पर। सो आज के इस क्लास में हम लोग इन सारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को समझने वाले हैं विद प्रॉपर एग्जाम्पल, कि नेचुरल क्या है, मैनमेड क्या है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, बायोटिक क्या है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल क्या है, ओनरशिप में जैसे इंडिविजुअल क्या होता है, नेशनल क्या होता है, इंटरनेशनल क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन को समझेंगे ताकि एमसीक्यू आए तो हम अच्छे से एमसीक्यूज को कर सकें। शुरू करते हैं पहले जो है नेचुरल एंड मैनमेड और ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ। यहाँ पे हम लोग 3 चीज़ों को स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले जो नेचुरल रिसोर्सेज है, देखिए नेचुरल रिसोर्सेज का क्या मतलब रहता है। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब वो रिसोर्सेज होता है जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका सनशाइन, एयर, वाटर, सोयल, प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, रिवर्स, ये सब जो है नेचुरली हमको मिल जाते हैं, और नेचर में ही ये फॉर्म होते हैं। इसका मतलब अर्थ में इन पाए जाते हैं, तो इनको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज जो है सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फॉर्म में मिल सकता है, कभी कभी मेटेलिक फॉर्म में, नॉन मेटेलिक फॉर्म में भी आपको मिल सकता है। तो ये भी चीज़ आपको जो है ध्यान में रखनी है। नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम लोग डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देखो, कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, ये कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं जो आप स्क्रीन में देख सकते हो आपके बुक का। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो कि जो नेचुरल रिसोर्सेज इंसान कलेक्ट करता है ना, और कलेक्ट करने के बाद उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। क्या इस्तेमाल करके? अपना नॉलेज, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ आप देख लो, जैसे पेपर बनता है बेम्बू से, है ना, कॉटन से बनता है क्लोथिंग, उसके बाद तो बहुत तरह के डाई, पेंट्स, नेप्ता, सिंथेटिक क्लोथ, केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, सोप, प्लास्टिक, ऐसे बहुत सारा है। ये जो जितने भी आइटम्स हैं, उसके बाद आप देखो मेडिसिन है, वुड हाउस कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, ये सब जो हैं दे डिराइव फ्रॉम द प्लांट्स। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये सब डिराइव तो प्लांट से ही होते हैं, लेकिन इंसान अपना बुद्धि का इस्तेमाल करता है और इन्हें बनाता है। इसी चीज़ को एक्चुअली ये मैनमेड रिसोर्सेज कहलाता है, क्योंकि ये इंसान ने बनाया है। बुद्धि इस्तेमाल करना या फिर स्किल, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना, दैट पर्टिकुलरली कम्स अंडर ह्यूमन रिसोर्सेज। बट मैनमेड का मतलब होता है कि इंसान जो चीज़ बनाता है, जो डायरेक्टली आपको नेचर में नहीं मिलता है, जिसको कन्वर्ट करके हम लोग बनाते हैं, उसे कहते हैं। तो फिर एक चीज़ ये आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैनमेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए मैनमेड का मतलब है सीधा जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आपको मिल रहा है, जो आपके इर्द गिर्द आपके घर में होगा रखा हुआ, फर्नीचर वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है कि एक आदमी के पास नॉलेज है, स्किल है, इंटेलिजेंस है, उसका इस्तेमाल करके वो किसी चीज़ को कन्वर्ट करके यूजेबल फॉर्म में बना देता है। उसे हम लोग ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ह्यूमन रिसोर्स हर कोई नहीं होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी कंट्रीज़ है जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स तगड़ा है, जैसे आप यहाँ पे देख लो जापान, स्विट्ज़रलैंड, ताइवान, सिंगापुर, कोरिया ऐसे हैं। ये हाईएस्ट पोजीशन में है इन रिस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। इनके पास रिसोर्सेज कम है, ठीक है? ऐसा नहीं कि नेचुरल रिसोर्सेज इनके पास बहुत ज़्यादा है, कम है, लेकिन दे हैव फोकस्ड ऑन देयर ह्यूमन रिसोर्स। तो हमने ये पता कर लिया कि नेचुरल मैन मेड ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, और ये भी पता कर लिया कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंसान ही तो कन्वर्ट करेगा चीज़ों को। तो उसकी बुद्धि, क्षमता, एजुकेशन, उसका हेल्थ वगैरह अगर ठीक रहेगा तभी वो चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण किसी देश को अगर फोकस करना है वो ह्यूमन रिसोर्सेज पर करनी चाहिए, ठीक है? आगे देखते हैं। आगे आप देखो, रिसोर्सेज के अंदर आता है बायोटिक एंड एबायोटिक। देखिए, बायो मतलब होता है लाइफ, जिसके अंदर लाइफ है। एबायोटिक मतलब लाइफलेस। तो बायोटिक रिसोर्सेज वो है जिनके अंदर जान है। जैसे एग्जांपल के तौर पर स्क्रीन में आप देख लो, प्लांट्स, एनिमल्स, फिशेस, क्रॉप्स, ये वगैरह है। और भाई एबायोटिक का मतलब क्या होता है? जिनके अंदर जान नहीं है, जैसे कि मान लो रॉक, एयर, वाटर, मिनरल, कोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब एबायोटिक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं जो अभी एबायोटिक है, लेकिन जब वो फॉर्म हुए थे ना तो वो बायोटिक से फॉर्म हुए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख लो, मिनरल ऑयल, गैस एक्सेट्रा, इनका जो ओरिजिन है वो ऑर्गेनिक है, मतलब वो बायोटिक थे पहले, क्योंकि डिकम्पोज होके बना ना। तो जैसे कि किसी ट्री का मलबा हो गया, एनिमल का कर्कस हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो गए जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिकम्पोज होके जो है ये सब चीज़ें बनी। मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स लगे। तो उनका ओरिजिन क्या है? ओरिजिन उनका बायोटिक था आपका, आप समझ रहे हो? लेकिन अभी जिस स्टेट में वो हमको मिलते हैं वो एबायोटिक है। जैसे कोयला हो गया, एबायोटिक है। तो ऐसा भी आपको समझना पड़ेगा कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनका ओरिजिन बायोटिक था, बट एट प्रेजेंट दे आर एबायोटिक, ठीक है? तो यही यहाँ पे बोला है, नॉन लिविंग कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोटिक, एबायोटिक रिसोर्स, इसलिए इनको हम लोग एबायोटिक बुलाते हैं। अच्छा, उसके बाद आप स्क्रीन में देखो, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आते हैं। रिन्यूएबल मतलब जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? जो एग्जॉस्ट नहीं होते, मीन्स जो ख़त्म नहीं होते हैं, और जो यूजुअली इट टेक्स, मतलब कि उनको रिबर्थ हो सकता है, रीजनरेशन हो सकता है। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जिनको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो, रिसोर्सेज जो एग्जॉस्ट नहीं होते हैं यूज़ करने के बाद भी, उनको हम अगर रीजनरेट कर पाएँ, दोबारा उगा सकें, ठीक है? तो उनको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, या फिर इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं। एट द सेम, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे आप देखो, जैसे सनशाइन, एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ऑन दी अदर हैंड, ठीक है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं आप देखो जिनको आप रीजनरेट नहीं कर सकते। स्क्रीन में आप देखो, रीजनरेट आप नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब अगर वो एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो फिर उनको रीजनरेट करने में काफ़ी साल लग जाएंगे, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। इसके अंदर में कोयला, मिनरल ऑयल, उसके बाद नॉर्मल मिनरल जैसे कॉपर, गोल्ड, लाइमस्टोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आता है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया। दो नए टर्म आपको यहाँ पे मिले कि जो आपका रिन्यूएबल है उसको एग्जॉस्टेबल कहते हैं, अनएग्जॉस्टेड, या फिर सॉरी इनएग्जॉस्टेबल कहते हैं, और जो आपका नॉन रिन्यूएबल है उसको हम लोग एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं। दिस आर द टू डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम थिंग, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। मूविंग ऑन, स्क्रीन में आप देखो कि रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ओनरशिप जो था, इसमें आप देखो रिसोर्सेज इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, नेशनल हो सकता है, इंटरनेशनल हो सकता है। इसका मतलब एक इंसान के कब्जे में जो जो चीज़ें हैं, उसके कंट्रोल में जो जो चीज़ें हैं, जैसे आपके घर में जो जो चीज़ें हैं जिनके मालिक आप हो, आपके पिताजी हैं, वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं, ठीक है? जो मोबाइल में आप मुझे देख रहे हो एक्सेट्रा, वो आपके खुद के हैं। नेशनल रिसोर्स मतलब जो देश का होता है, और इंटरनेशनल मतलब जो, जैसे कि जो किसी भी देश का नहीं है, इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऐसे जगहों के ऊपर जो है कंट्रोल रखता है। जैसे स्पेस हो गया, जैसे समंदर में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर किसी भी देश का कंट्रोल नहीं है, तो दैट इज़ अंडर द यूएनओ। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे ओनरशिप के बेसिस पर मैंने आपको क्या बोला कि अगर किसी इंडिविजुअल के पोजीशन में जो जो चीज़ें हैं, स्क्रीन में देखो आप, जैसे लैंड है, हाउस होल्ड है, या फिर आपके गुड एट्रीब्यूट, जैसे आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो एजुकेशन है, वर्किंग स्किल जो है, वो सब आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेस है। इसका दूसरा नाम क्या है भाई? इसका दूसरा नाम है पर्सनल रिसोर्सेस, भी इसको हम लोग कहते हैं।
उसके बाद आप देखो रिसोर्सेज अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी और पोजेशन ऑफ अ कंट्री, उसको हम लोग नेशनल रिसोर्स कहते हैं, जो कंट्री के पास है। जैसे कंट्री का नेटवर्क सिस्टम, ज़मीन, रिवर, ब्रिजेस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, प्लांट्स, एनिमल्स, ये फॉरेस्ट एरिया का बात कर रहे हैं हम लोग। आपके घर में भी प्लांट हो सकता है, आपके घर भी किसी ज़मीन पर होगा, लेकिन वो आपका इंडिविजुअल है, मतलब इन जनरल जो नेशनल है, जो देश का है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर काजीरंगा नेशनल पार्क वगैरह ये सब दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखो कि नेशनल रिसोर्सेज बिलोंग टू ऑल कंट्रीज, जो सब कंट्री का होता है, जिस पे सबका अधिकार होता है। ऐसे रिसोर्स जैसे ओशन हो गया, सी हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका स्पेस भी आ रहा है। स्पेस में हर देश का जो है, आप जानते हो कि एक ना एक सैटेलाइट ऊपर है, तो वो भी जो है आपका इंटरनेशनल रिसोर्स के अंदर आता है। उसको कंट्रोल करता है यूएनओ, और भी संस्थाएं हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनको कंट्रोल करती है, इनके ऊपर कितना अधिकार होगा किस देश का, कौन एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप स्क्रीन में देख सकते हो, जैसे यहाँ पे आप देखो यूएनओ रिस्पॉन्सिबल है उसके मैनेजमेंट के लिए, एक्सप्लॉयटेशन, यूटिलाइजेशन एक्सेट्रा के लिए, वही करता है। आप यूएनओ के बारे में जानोगे क्योंकि यूएनओ के ऊपर आपका एक फुल चैप्टर है, तो हो सकता है बहुत से स्कूल में वो पढ़ा लिया गया हो, आप ऑलरेडी जानते होंगे, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मोर पर्टिकुलरली नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं वो हर जगह में समान नहीं होते। इसका मतलब नेचुरल रिसोर्स हो गया बेस्ड ऑन ओरिजिन, स्ट्रक्चर, व्हाटएवर इट इज़, वो हर जगह में समान नहीं मिलता है। कुछ रिसोर्सेज से सनशाइन, एयर, वाटर एक्सेट्रा ये सब जगह में मिल जाते हैं, बट ऐसे बहुत से रिसोर्सेज होते हैं जो सब जगह में नहीं मिलते हैं, ठीक है। जैसे ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ, जो मिल जाते हैं, अच्छा चलो, जो मिल जाते हैं उनको क्या कहते हैं, देखो, फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह में मिलते हैं, जैसे कि आपका सनशाइन, एयर, वाटर हर जगह मिलता है, ऐसे को हम लोग यूबिक्विटस रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो सिलेक्टेड प्लेसेस में मिलते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर किसी, जैसे आसाम में चाय उगती है, या किसी एक जगह में कॉफ़ी उगती है, किसी एक जगह में कोयला मिलता है, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग जो है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, आयरन और यूरेनियम, मिनरल रिसोर्सेज वगैरह वगैरह, ये सब यहाँ पे हैं। चलिए, तो इतना तक रखेंगे। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग जो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे, और इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके नीचे आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका जवाब दूंगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ नाहिद सर, साइनिंग ऑफ।